आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को सार्थक अंक के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, क्या पढ़ना है अपन को? सार्थक अंक के बारे में पढ़ना है। कल अपन ने वैज्ञानिक संकेतन पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और आज अपन को इसका जो दूसरा पॉइंट है ना, सार्थक अंक, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि सार्थक अंक होते क्या हैं। ठीक है ना, तो सार्थक अंकों की सबसे पहले अपन परिभाषा देख लेते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। तो जो सार्थक अंक है ये प्रायोगिक, ठीक है ना, या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, तो जो मापन में जो अनिश्चितता होती है, यानी कि जो प्रायोगिक या जो परिकलित मान होते हैं, ठीक है, उनमें जो अनिश्चितता को ना बस सार्थक अंकों के द्वारा अपन क्या है, परिकलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे परिभाषा है ये वाली। ठीक है ना, प्रायोगिक या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। इनको अपन सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो सार्थक अंक है ना, वे क्या है, अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से है ना ज्ञात होते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से जो अपन को क्या है, ज्ञात हों। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं। ठीक है, और निश्चित अंक को अंतिम रूप में लिखा जाता है। अर्थात यदि हम किसी है ना परिणाम को है ना 11.2 यानी कि 11.2 ml के रूप में लिखें तो हम यह समझते हैं कि 11 निश्चित और 2 क्या है, अनिश्चित है, तथा अंतिम अंक में है ना प्लस या माइनस की है ना अनिश्चितता होती है। ठीक है, इसमें क्या है, अपन प्लस या माइनस अपन इसमें लगा देते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन लिखते हैं। यदि कुछ और ना बताया गया हो तो अंतिम अंक में सदैव प्लस या माइनस है ना 1 की अनिश्चितता को निहित माना जाता है। अब इसमें जो सार्थक अंक होते हैं इसको निर्धारित करने के कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो वो अपन इसमें नियम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है, लिखा है इसमें, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। यानी कि जो गैर शून्य अंक होते हैं, जिनमें शून्य नहीं होता, वो सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण द्वारा दिया गया है कि उदाहरण में मान के चलिए अपन को लिखना है 285 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है ना, क्या लिखा है इसमें, 285 सेंटीमीटर लिखा है। यहाँ पे 285 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसमें 3 सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना, इसमें कितने होते हैं, 3 सार्थक अंक होते हैं। वहीं पे यदि मान के चले 0.25 है ना ml लिखा है, तो इसमें आपके 2 सार्थक अंक होंगे। इस शून्य को अपन को काउंट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम है, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य है ना सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है ना, प्रथम जो गैर शून्य है अंक, इसके पहले यदि कोई है ना शून्य अंक है ना सार्थक नहीं होते। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया गया है इसमें 0.03 में केवल एक सार्थक अंक और 0.0052 में 2 सार्थक अंक होते हैं। यानी कि 0 को अपन को काउंट नहीं करना है सार्थक अंक में। इसी प्रकार इस वाले में भी अपन को 5 और 2 को सार्थक अंक में काउंट करना है। इसके बाद तीसरा दिया गया है इसमें, तीसरा इसका नियम है, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, लिखा है 2.005। ठीक है ना, तो जो शून्य है वो बीचों बीच लिखा हुआ है ना, तो इसको अपन को काउंट करना है और इस तरीके से इसके 4 सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना, 2.005, इन चारों को अपन को क्या है, सार्थक अंक में काउंट करना होता है। इसके बाद अगला नियम है, किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव की दाईं ओर स्थित हों। ठीक है ना, दशमलव के दाईं ओर उनको स्थित होना चाहिए। उदाहरण के लिए दिया गया है, लिखा है 0.200 में 3 सार्थक अंक, यानी कि
यदि गैर शून्य अंक के बाद में जो शून्य आते हैं तो उसको क्या है अपन सार्थक अंक में काउंट करेंगे। परंतु दशमलव विहीन, ठीक है ना, यदि उसमें दशमलव लगा है, ठीक है, मान के चलिए दशमलव विहीन है, परंतु क्या है दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। उदाहरण के लिए लिखा है 100 लिखा है, ठीक है ना, तो में केवल एक सार्थक अंक होता है। ठीक है, यदि 200 लिखा है तो इसमें केवल एक सार्थक अंक होगा। लेकिन यदि यहाँ पे दशमलव लगा दे तो फिर क्या हो जाएंगे, इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। लेकिन केवल 100 लिखा है या केवल 200 लिखा है तो एक ही इसमें सार्थक अंक में काउंट होता है। यद्यपि 100 में 3 सार्थक अंक हैं, ठीक है ना, और 100.0 में 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा है तो 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव जीरो भी लिखा है ना, दशमलव लगा है जीरो लिखा है तो में 4 सार्थक अंक होंगे। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेत में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। हम एक सार्थक अंक के लिए 100 को, है ना, 1 गुणा 10 की घात 2, 2 सार्थक अंकों के लिए 1.0 गुणा 10 की घात 2 एवं 3 सार्थक अंकों के लिए 1.00 गुणा 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस सार्थक अंकों के, है ना, लिखने के नियम होते हैं कि किस तरीके से अपन को सार्थक अंक लिखना होते हैं। ठीक है, इसके बाद 5वां नियम है वस्तुओं की गिनती। अपन को वस्तुओं की जैसे गिनती करना है, जैसे उदाहरण के लिए 2 गेंदों या 20 अंडों में सार्थक अंकों को, है ना, संख्या अनंत होती है। यदि मान चलो अपन वस्तुओं की, है ना, काउंट कर रहे हैं, 2 वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं हैं, है ना, तो इसमें क्या है सार्थक अंकों की अपन को जो संख्या है वो अपन को अनंत मान के चलना है, क्योंकि ये दोनों ही, है ना, यथार्थपरक संख्याएं हैं। इन्हें दशमलव लिखकर उसके बाद, है ना, अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अपन को 2 को लिखना है ना, तो 2 दशमलव यहाँ पे 0 लगा देंगे अपन। इसी प्रकार 20 लिखना है तो 20 के बाद, है ना, ये 0 दशमलव लगा के 0 लिख देंगे, है ना। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्याओं में सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इस तरीके से इसको लिखा गया है। अतः 4.01 गुणा 10 की घात 2 में 3 और 8.202, है ना, 256 गुणा 10 की घात -3 में 4 सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सार्थक अंक देख सकते, लिख सकते हैं। तरीका इसमें दिया गया है सार्थक अंक को लिखने का। इसके बाद सार्थक अंकों का गुणा है और भाग भी है। अपन को गुणा और भाग इनका कैसे करना है ना, तो सामान्य तौर पर अपन इस तरीके से इसका गुणा और भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुणा किया गया है इसमें, क्योंकि 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक है, इसलिए परिणाम में, है ना, 2 सार्थक अंक और 3.1, है ना, सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल अपन काउंट कर लेंगे दशमलव कितनी बार, दोनों अंकों में 2 यहाँ पे हो गई ये अंक, 2 और 5, और यहाँ पे ये 5। इस तरीके 3 अंक के बाद अपन दशमलव इसमें लगा देंगे। इसके बाद इसमें कुछ और नियम भी है, जैसे उपरोक्त गणितीय प्रक्रिया में किया गया है ना, तो ये अपन इसमें, है ना, गुणा और भाग करने के कुछ नियम दिए गए हैं, या आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद देख लेना। इसके बाद ये विमीय विश्लेषण है ना, तो विमीय विश्लेषण आप खुद अपने मन से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो होता है रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, तो मेन जो अपना जो इस चैप्टर का जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, तो इसमें अपन को 5 रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ना है। ठीक है, और पाँचों का अपन क्रम बाई क्रम अपन इसमें डिटेल देखेंगे, और साथ में इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, और साथ ही देखेंगे कि इन किन वैज्ञानिकों ने ये नियम दिए हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, तो जो रासायनिक संयोजन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, या जो परमाणु है आपस में किस तरीके से संयोग करते हैं, ठीक है, उसके क्या नियम होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, रासायनिक संयोजन के नियमों से अपन को पता चलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो नियम आता है अपना, वो आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या है अपना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें मास का क्या है, संरक्षित रहता है। अर्थात अपन
है ना, मास को क्या है, किसी पदार्थ या वस्तु है या उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, तो पदार्थ का जो द्रव्यमान है या एक तरह से कह ले पदार्थ को ना तो अपन बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का पहला नियम होता है जो कहता है कि पदार्थ को ना तो अपन बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इस नियम को आंतोयन, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है आंतोयन लाबुजिए। ठीक है, आंतोयन है ना लाबुजिए ने सन 1789 में दिया था। ठीक है ना, ये वाला जो नियम है एंटोन है ना लाबुजिए नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या 1789 में ये नियम दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया, उन्होंने जब दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन किया, दहन का मतलब होता है जलने, जब पदार्थ को उन्होंने जलाया, ठीक है ना, या उनका दहन किया, है ना, तो उन्होंने उसको क्या है ध्यानपूर्वक देखा और फिर ऊपर दिए गए निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। है ना, रसायन विज्ञान की बाद की कई संकल्पनाएं इसी पर आधारित हैं। वास्तव में अभिकर्मकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों की यथार्थपरक मापनों और लाबुजी के द्वारा प्रयोगों का ध्यानपूर्वक करने के कारण ऐसा संभव हुआ है। तो इसमें अपन एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखेंगे इसका कि क्या है इसमें। तो एग्जाम्पल है, मान के चलिए कोई अपन रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कि सी और प्लस में O2, इसकी क्रिया कराएंगे, है ना, तो ये CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बन का जो द्रव्यमान है वो होता है 12, परमाणु क्रमांक 6 होता है और द्रव्यमान इसका कितना होता है 12 होता है। द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है इसका। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, ठीक है, और द्रव्यमान इसका एक का होता है 16। ठीक है, एक ऑक्सीजन दिया गया है तो इसका होता है 16। इस तरीके के दो ऑक्सीजन है ना, तो दो का गुणा कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसको यदि अपन काउंट करें, ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। वहीं पे अपन कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान देखें तो ये भी 44 होता है ना, कार्बन का 12 और प्लस में ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन तो 32। ठीक है ना, तो 32 आ जाता है इसका। कार्बन का 12 हो जाएगा और प्लस में ऑक्सीजन का 32। इस तरीके से इसका भी क्या हो जाता है 44 हो जाता है ना। अपन ग्राम लिखना चाहें तो ग्राम और यू लिखना चाहें तो अपन यू लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने अपन ने इस रिएक्शन में जितने अभिकारक अपन ने लिए थे, अभिकारकों का जितना द्रव्यमान अपन ने लिया था, है ना, तो क्रिया करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो उसमें भी क्या है उनका द्रव्यमान उतना ही है। इसी को ही अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है ना, कि जितना अपन क्रिया कारक लेंगे उतना ही क्या है उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, तो इसे अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके बाद है ये दूसरा नियम है, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। है ना, तो यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ, एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है ना, कौन थे, जोसेफ प्राउस्ट थे, उन्होंने ये नियम दिया था। है ना, उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है ना, तो कोई भी अपन यौगिक ले ले, ठीक है, कोई सा भी अपन मान के चलिए यौगिक ले ले, है ना, तो किसी यौगिक में तत्वों के जो द्रव्यमान है ना, उनका अनुपात क्या होता है समान होता है। ठीक है, प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के दो नमूनों के साथ प्रयोग किया जिनमें से एक प्राकृतिक और दूसरा क्या है संश्लेषित था। उन्होंने पाया कि इन दोनों नमूने में तत्वों का जो संगठन है वो समान होता है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे उदाहरण के द्वारा इसको दिखाया गया है। यहाँ पे उन्होंने नमूना लिया प्राकृतिक, है ना, और संश्लेषित, है ना, तो तांबे का प्रतिशत, ठीक है ना, जो प्राकृतिक था उसमें 51.35 और जो संश्लेषित है, संश्लेषित मतलब कृत्रिम रूप से तांबे को बनाया गया तो उसमें भी उसका जो अनुपात है उतना है, मतलब जो प्रतिशत मात्रा वो उतनी ही थी। इसी प्रकार कार्बन में भी उतनी निकली और ऑक्सीजन में उतनी ही मात्रा निकली। ठीक है, तो इसे निश्चित संगठन का नियम कहते हैं।
ठीक है, तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए यौगिक के उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान समान अनुपात में होते हैं। इसी प्रकार अपन एक और उदाहरण ले सकते हैं, मान के चलिए जल। ठीक है, तो जल आप विभिन्न स्रोतों से ले लीजिए। मान के चलिए आप नल का जल ले लीजिए, ठीक है, वर्षा का जल ले लीजिए, ठीक है, किसी झरने का जल ले लीजिए, ठीक है, नदी का जल ले लीजिए, ठीक है, कहीं नाले का है, यदि नाले का नल ले लीजिए, है ना, जल ले लीजिए आप, तो आप पानी कहीं से ले लीजिए। इसका जब आप अनुपात देखोगे, ठीक है ना, तो इसका जो अनुपात आपको, या जो उसमें जो परमाणु मिलेंगे आपको, वो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इसी निश्चित अनुपात में परमाणु आपको मिलेंगे। यानी कि हाइड्रोजन के 2 रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु रहेगा। यदि इनका अपन द्रव्यमान देखें, ठीक है, तो द्रव्यमान या जो अनुपात है, सॉरी अनुपात देखें अपन, तो अनुपात को अपन 2 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए अपन को पानी का यानी कि जल का अपन को अनुपात लिखना है, तो अनुपात इसका एक होता है आयतन के अनुसार, एक होता है आयतन के अनुसार और दूसरा होता है द्रव्यमान के अनुसार। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान के अनुसार। इसका आयतन के अनुसार अनुपात देखें तो ये हो जाता है 2:1। ठीक है, आयतन के अनुसार इसका अनुपात क्या हो जाता है? 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। वहीं पर द्रव्यमान के अनुसार देखें अपन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। ठीक है, 1 होता है, ऐसे कितने हाइड्रोजन? 2 हैं, तो द्रव्यमान हो जाएगा 2। अनुपात ऑक्सीजन का, है ना, द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है ना, तो 16। तो इसको अपन सरल कर लेंगे, है ना, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी कि द्रव्यमान के अनुसार इसका जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1:8। ठीक है, तो ये द्रव्यमान के अनुसार जल का अनुपात होता है। वो आप जल को किसी भी स्रोत से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, तो आपको अनुपात इसका यही मिलेगा। ठीक है ना, इसी को ही अपन बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं अपन? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसके बाद है, इस तरीके से अपन ने आज की इस क्लास में, ठीक है ना, 2 नियम पढ़ लिए अपन ने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा अपन ने पढ़ा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अभी इसमें 3 नियम और हैं, गुणित अनुपात का नियम और गैलू-सैक का गैसीय आयतनों का नियम, और तीसरा है, वो 5वां है एवोगैड्रो का नियम। तो ये 3 नियम अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी आप केवल 2 नियमों का अध्ययन कीजिए, और इसको यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार इसको, है ना, देख सकते हैं, और यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी की जो 3 नियम हैं उसको अपन अगली क्लास में कवर करेंगे, और साथ में अपन कुछ ये भी देख लेंगे, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला। ठीक है ना, तो मूलभूत अवधारणाएं नाम से ही स्पष्ट है कि इससे क्या है अपन को, है ना, बहुत सारी चीज़ें, है ना, सीखने को मिलेगी, जो आपको, है ना, केमिस्ट्री में क्या है, आपको ये सहायता करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास अपन, है ना, कल से देखेंगे, और बाकी के जो 3 नियम बचे हैं, है ना, तो इनको अपन अगली क्लास में देखेंगे। नमस्कार।